हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी मित्रा। मेरा नाम आदित्य है। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से की है और मैंने काफ़ी समय में डीयू में पढ़ाया है। आज हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम अपने फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है वो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जब आप पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को खोलेंगे तो आपको ये पहला टॉपिक मिलता है। इस टॉपिक से कई तरह के सवाल जो हैं सीयूटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स, जब आप बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो उसकी पढ़ाई अलग तरीके से होती है। लेकिन जब आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच से ही उन्हीं चैप्टर्स को, उसी कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी इन क्लासेस में सीयूईटी के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए इन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपके सक्सेस की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ जाएं और आप बहुत अच्छे रैंक लेकर एक किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन को पा सकें। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को पूरा क्लास खत्म होने तक जब आप देखेंगे तो आप सारे सवाल हल करने में बहुत ही आसानी महसूस करेंगे। आप खुद भी जाके इसको ट्राई अपने आप कर सकते हैं। Let's start with the first thing. The first thing is that we need to understand what is this idea of the one party dominance era. For example, मान लीजिए आपके सामने कोई आके बोलता है that we are talking about era of one party dominance. किसी एक खास पार्टी के डोमिनेंस का दौर है ना। जब हम era वर्ड यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक फेज। ठीक है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, फेज एक होता है ना, एक दौर होता है ना। कभी कभी आप हिंदी में आप अक्सर बोलते होंगे, अरे आजकल उसका ना टाइम चल रहा है ना, उसका दौर चल रहा है। इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उसका टाइम है, जो चाहे वो कर लेगा। जैसे मान लीजिए जब इंडिया बहुत मैचेस जीत रही थी तो अक्सर लोग बोलते थे आजकल इंडिया का टाइम चल रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ऑस्ट्रेलिया पे लोग बोलते थे आजकल ऑस्ट्रेलिया का टाइम चल रहा है, या दौर है उसका, है ना, उसी की एकदम जो वो चाहेगा वो होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस की, तो जाहिर सी बात है क्या मतलब हो गया, हम एक फेज की बात कर रहे हैं। पहला तो यही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, हम एक पार्टी के डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, है ना। ये दूसरी बात बाहर आ जाती है कि हम एक खास किस्म के डोमिनेंस की बात हो रही है। यहाँ पे किसी आदमी के, किसी नेता के, किसी लीडर के डोमिनेंस की बात नहीं हो रही, एक पार्टी के डोमिनेंस की बात हो रही है। और तीसरा वर्ड है डोमिनेंस। जाहिर सी बात है डोमिनेंस किस तरह का, कैसा, इसके बारे में बातचीत यहाँ पे की जा रही होगी। तो जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखिएगा, आज की जो कांग्रेस है ना, उस कांग्रेस में कई सारे फूट भी पड़े हैं। पहले कांग्रेस थी, फिर वो बटी, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ा है कांग्रेस का लेगेसी। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, उसके बाद जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, उसके डोमिनेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। अब सवाल उठता है कि किस फेज की हम बात कर रहे हैं। तो हम पहले 3 जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मतलब हम 1952, 1957, है ना, ये इलेक्शंस हमारे जो हुए थे ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो जो फर्स्ट 3 इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस का फेज रहा है, हम उन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। खास तौर पे 52, 57 को सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको दिमाग में रखना चाहिए कि इन इलेक्शंस के दौरान किस पार्टी का डोमिनेंस था? कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था। और फिर इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। अब सीयूईटी के पेपर के लिए एक और बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि वो आपसे केवल टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज के सवाल पूछे, वो आपसे इमेजेस और पोस्टर्स पर भी सवाल पूछ सकते। तो याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साइन, ये दरअसल उस टाइम पे कांग्रेस का साइन हुआ करता था, है ना, कि जब कोई वोट डालने जाएगा तो वो इसको अगर देखेगा, इस पे अगर ठप्पा लगाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंस एरा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कौन सा दौर है, उस दौर की पृष्ठभूमि क्या है, उसके आसपास उस समय क्या चल रहा था, ऐसा क्या हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस की संभावनाएं, द अंडरलाइंग सर्कमस्टांसेस डेवलप्ड विद विच वी वर एबल टू सी द राइज ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, है ना। और इन अदर वर्ड्स, वी वर एबल टू सी द फॉर्मेशन ऑफ द आइडिया ऑफ कांग्रेस सिस्टम, है ना। इस तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहली चीज, आप चले जाइए 1947 में। यहां देखिए, देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की उस समय की एक खबर है, द इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड्स, है ना। मतलब 200 साल के उन्होंने जो राज किया वो खत्म हो गया। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए तो चीजें इतनी आसान थोड़ी थी। वो हमारे यहाँ से बहुत कुछ तो पहले लूट के ले गए थे। ऊपर से पार्टीशन, गरीबी भी है,
इलिटरेसी है, डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो रखा है ना। तो आप अगर ध्यान करें कि हम चले जाए 1947 में, तो हमें क्या क्या दिखता है कि जो नेशन बिल्डिंग करना था, ये आपका एक और चैप्टर बनता है आपके सिलेबस में, जो नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सारे के सारे चैलेंज हमारे सामने आ रखे थे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ चैलेंजेस का नाम लिखना चाहूँ तो देखिए कौन कौन सा नाम हमारे सामने आएगा। हमारे पास एक चैलेंज था यूनिटी का, है ना, कि हमें क्या करना था, देश हमारा एकजुट रहे। पार्टीशन हुआ था भाई, बहुत मुश्किल समस्या थी। दूसरा चैलेंज हमारे पास कम्युनलिज्म को कैसे हम कम करें, एक ये चैलेंज था, है ना। जैसे कि आप सब जानते होंगे पार्टीशन के टाइम पे क्या हुए थे, दंगे हुए थे, तो दंगों को रोका जाए, है ना। फिर हमें ये भी ध्यान रखना था कि जो डिमांड्स हैं, मतलब जब आज़ादी हुई थी, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम में बहुत सारी डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को फुलफिल करना था। हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, है ना। उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे लोग थोड़ी थे, आज जैसे मान लीजिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नजर आते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग पढ़ भी नहीं पाते, उतने स्कूल्स नहीं थे, कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स थी, है ना। हमारे पास पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, मतलब क्या हुआ कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी को कम करना था। अक्सर क्या देखा गया है, जब पॉलिटिकल साइंस में हम इसको पढ़ते हैं ना, हमें ये पता लगता है कि ऐसे सिचुएशन में डेमोक्रेसी को ऑप्ट नहीं किया जाता। मतलब ये डर रहता है कि डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी की जो क्या करो, कोई एक पार्टी की गवर्नमेंट ही बना लो, किसी एक नेता के अंडर गवर्नमेंट बना लो, वगैरह वगैरह, इस तरह के ऑप्शंस देखा जाता है। कई जगहों पे लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप इज अ बेटर ऑप्शन, है ना। तो इस तरह का हुआ, लेकिन बिकॉज इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लोकतांत्रिक आधारों पर बना हुआ था, इंडिया ने क्या चूज किया, इंडिया ने कहा कि हम डेमोक्रेसी को ही चूज करेंगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स, चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ना हो। क्यों डेमोक्रेसी चूज किया, जो मैंने आपको बताया, बिकॉज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट पॉलिटिक्स वॉज सीन एज अ मीन्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब हमारे यहाँ पर ये सोच थी, खासतौर पे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी इशू है, तो आपको वहां पर हिंसा का, वायलेंस का, आपको यहाँ पर फोर्स का यानी जबरदस्ती, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू, कम, टॉक, डेलिबरेट, डिस्कस, है ना, ऐसे रहिए और फिर आप एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल के लाइए। तो पॉलिटिक्स को अच्छा माना जाता था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को बेहतर माना जाता था। और फिर जब हम आज़ाद हो गए, तो हमने आज़ाद होने के बाद क्या किया, 1946 से ऑलरेडी एक काम चल रहा था, आज़ाद हुए 1947 में। आज़ाद होने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे सामने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए वो किसी भी समाज का ना, किसी भी देश का फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है। मतलब जो कुछ भी होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, आप लोग घरों में रहते हैं, है ना, तो घर में कई सारे फ्लोर्स होते होंगे, कमरे बहुत सारे होते होंगे, बट क्या घर बन सकता है अगर नींव ही ना हो, नहीं बनेगा। तो वो जो नींव है, वो जो ढांचा है, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949। यहां से आपका एक और सवाल बनता है, याद रखिएगा। दूसरा चीज, हमने उसे साइन कब किया, 24 जनवरी 1950। इस दिन उसको साइन किया गया, खास दिन था, खास टाइम था जब उसे साइन किया गया। और तीसरा, हमने उसे इनैक्ट कब किया, 26 जनवरी 1950। तो ये 3 डेट्स जो हैं आपको याद रखनी है, यहां से भी आपका सवाल बनता है। और जब आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया, इसे आप आगे ले गए, देश में संविधान लागू हो गया है, तो देश का संविधान तो बोलता है कि भाई इलेक्शंस होने चाहिए। तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था, है ना। एक तरफ नेशन बिल्डिंग का चैलेंज है, दूसरा डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तीसरा नेशनल मूवमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें डेमोक्रेसी को अच्छा माना गया, पॉलिटिक्स को अच्छा माना गया, और चौथा कि हमने इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है। इस तरीके से क्या किया गया कि चलो अब हमें देश में आज़ाद हो गए हैं, हमारा संविधान बन गया है, हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट ऑलरेडी चल रही है, अब हमें चुनाव करा के अपनी सरकार को बनाना है, लोगों को मौका देना है। तो जब हम इसी को आगे बढ़ के देखते हैं, तो पहले इलेक्शन का प्रिपरेशन अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम था। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए एक बॉडी का जिक्र किया गया है। अब बॉडी को ना इंसान की बॉडी मत समझ लेना, बॉडी का मतलब हो गया एक इंस्टीट्यूशन, है ना, एक संस्थान है जो हमारे देश में इलेक्शंस को कराता है, और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन कहते हैं। अब देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन भी 1950 के साथ लागू हो चुका है। 26 जनवरी मनाते हो ना, रिपब्लिक डे, परेड देखते हो, सब होता है कि नहीं होता है, झंडा फहरता है पूरा, है ना, मनाते हैं हम लोग। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से फुल फ्लेज्ड लागू हो गया है, तो उसी के अंदर इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। इसका मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन भी काम करेगा अच्छे से। तो इसी इलेक्शन कमीशन को 1950 में ही बनाया गया था। और हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, उनका नाम है सुकुमार सेन। हियर इज द पर्सन who was the first election commissioner, chief election commissioner of India। और इनके अंडर, इनके काम करने के तरीके के अंडर, इनके सुपरविजन में इंडिया में सबसे पहले इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे एक और फैक्ट हमें पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो पहला इलेक्शन था ना, वो पोस्टपोन भी हुआ था 2 बार। मान लीजिए यहीं पे आपसे सवाल पूछ दे, कितनी बार फर्स्ट जनरल इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था, हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज पोस्टपोन्ड, आंसर इज 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार वो पोस्टपोन हुआ था। और फिर फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच इसे कंडक्ट किया गया था। फिर भी ध्यान रखिएगा, अक्सर हम इसे 1952 इलेक्शन के नाम से जानते हैं, उसका भी एक रीजन है, उसे भी आज हम लोग समझ लेंगे। और इसी इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी इलेक्शन कमेटी को बनाया था 1951 में, जिसमें कई सारे नेता थे, बहुत सारे नाम है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ खास तरीके आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये पहला जनरल इलेक्शन अपने आप में बहुत कमाल का इलेक्शन था। यहां से आपका सीयूईटी आपसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं उस पेपर में। जैसे कि सबसे पहली बात, टोटल एलिजिबल वोटर्स कितने थे, 17 करोड़, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे। सेकंड, 15% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। मान लीजिए वो आपसे यही पूछ दें, हाउ मेनी वोटर्स वर लिटरेट, है ना, एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो आंसर क्या होगा, 15% ओनली। सेकंड बात क्या पता लगती है, ये जो 15% हमारे एलिजिबल वोटर्स जो लिटरेट थे, प्लस जो हमारे टोटल एलिजिबल वोटर्स थे मेजरली ये वाला, इन लोगों को क्या करना था, इन लोगों को लगभग 3200 एमएलए यानी कि विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा यानी कि सांसद, इन्हें चुनना था। ठीक है, 3200 एमएलए और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तीसरी बात हमें पता लगती है कि जो महिलाओं का नाम था उसे ठीक करना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज था। कैसे हम हमारे विमेन के नेम को बेहतर करें, उसे ठीक कर दे। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, किसी ने अपना नाम अपने पति के नाम से रखा हुआ था कि फलाने की बेटी हूं, इस तरीके से लिखा हुआ था। अपने नाम की पहचान देखो क्या है, आज के टाइम पे हमें दिखता है कि विमेन आगे आ रही हैं, इक्वल पार्टनर बनना चाहती हैं इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1947 की, उस टाइम पे इतना अच्छा सिचुएशन नहीं था, महिलाओं को अक्सर पीछे रखा जाता था, और वो खुद भी अपने आप को एक तरीके से एजर्टिव होकर आने की कोशिश करें तो भी समाज उनको रोक देता होगा, है ना। आज भी आप देखते हो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई सारे महिलाओं के नाम क्या थे, गलत थे। इस सिचुएशन से निपटने के लिए भी काफी टाइम लग गया, लगभग कितना, 40 लाख विमेन जो हैं वो अपने नाम से दर्ज ही नहीं था उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में, तो उसको भी ठीक करना था। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने स्पेशल मेथड्स निकाले वोटिंग के लिए। क्यों, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी कम है, तो क्या वो वोटिंग के आइडिया को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, क्या उनके दिमाग में जाएगा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इसी तरह से वोटिंग होना चाहिए। अगर वो समझ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, उनको ये जानकारी नहीं है कि किस अक्षर का क्या नाम होता है ना, तो उनको दिक्कत होगी। तो इसको सुलझाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का क्या किया था, स्पेशल मेथड निकाला था, और लगभग 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया था। यानी आपका पहला इलेक्शन अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम था, जिसे बहुत तरीके से और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाया गया। इलेक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगा था, लगभग 6 महीने, फॉर 6 months द इलेक्शन प्रोसेस टुक, एंड average of over 4 candidates per seat were present in the elections. It means that or for each and every seat there was an average of almost 4 candidates. फिर इस इलेक्शन से हमें क्या निकल के आता है, इस इलेक्शन में जो इस्तेमाल किया गया था तरीका, स्पेशल मेथड, इसके ऊपर भी हमें एक जानकारी अच्छे से मिलनी चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट इलेक्शन की हम बात करें तो उसमें क्या था, ईच कैंडिडेट्स हैड देयर ओन बॉक्स, यानी हर कैंडिडेट का अपना बॉक्स होगा। दूसरा, जो वोटर्स हैं उनको एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया गया था, वो क्या करते थे, उसको जाके जिस भी कैंडिडेट को वो पसंद करते हैं उसके बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद लगभग 2 मिलियन स्टील बॉक्सेस को इस्तेमाल किया गया था। यानी यहां से अगर आपसे वो पूछ दें सवाल कि कितने स्टील बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है, इसका आंसर क्या होगा, अराउंड 2 मिलियन स्टील बॉक्सेस वर यूज्ड, है ना। और सभी के ऊपर क्या था, कैंडिडेट का नाम जो है, उसका सिंबल जो है, अलग अलग भाषाओं में, जिस भी भाषा को लोग जानते हैं उसमें उसको लगाया गया था। इस मेथड को इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन ये इस्तेमाल सिर्फ पहले 2 इलेक्शंस तक किया गया, है ना। दिस मेथड वाज यूज्ड, स्टील बॉक्स वाला जो मेथड था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो मेथड है इसे कितनी बार इस्तेमाल किया गया, इट वाज यूज्ड
है ना, फर्स्ट 2 इलेक्शंस, है ना, उसके बाद क्या होता है, हम लोग किस पे शिफ्ट कर गए, पेपर बैलेट्स पर शिफ्ट कर गए। पेपर बैलेट्स आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आई रिमेंबर मेरे टाइम पे पेपर बैलेट उस टाइम पे कहीं कहीं पे इस्तेमाल होते थे। अब वहां क्या होता था, वोटर क्या करते थे, जिस भी कैंडिडेट को पसंद करते हैं उसके नाम के आगे ऐसे ठप्पा अपना लगा देंगे। और फिर 1990s आते आते वी स्टार्टेड गेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये देखिए, ये सिंबल्स हैं, इसके नाम के ऊपर ठप्पा लग जाता था और वो वोट जो है दिया जाता था। फिर हमारे पास क्या आ गया, ईवीएम, है ना। और 2004 से पूरी की पूरी कंट्री ने ईवीएम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हमें यह पता लगता है कि हमारे इलेक्शंस का मेथड भी कितना ज्यादा बदला है। तो याद रखिएगा, व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट 2 जनरल इलेक्शंस हमारे पास स्टील बॉक्सेस हैं, आफ्टर दैट वी हैव द बैलेट पेपर एंड आफ्टर दैट वी हैव द ईवीएम। अब इन इलेक्शन से क्या निकल के आता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस आर कंसीडर्ड सो इंपॉर्टेंट। नंबर 1, लुक एट द मैसिव साइज ऑफ द इलेक्टोरेट, है ना। देखिए अभी मैं आपको फिर दिखा देता हूं क्यों ये जरूरी है। कितने हैं, लगभग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। तो पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मैसिव साइज ऑफ द इलेक्टोरेट, है ना, बहुत बड़ा इलेक्टोरेट का साइज है। दूसरा क्या है हमारे पास, इलिटरेट नेशन, लार्जली इलिटरेट, पढ़े लिखे लोग कम थे, वहां पे डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट की तरह लेके आना है। इसे बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री भी कहा गया कि इट इज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, की इस जगह पे हो रहा है। इसके पीछे एक कारण बताया था। जो ये पश्चिम के लोग हैं, खासतौर पे यूरोप के और अमेरिका के लोग, इनका मानना है कि अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होना है ना, तो कुछ कारण, कुछ मतलब कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, कि सबसे पहला लोग पढ़े लिखे हों, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया हो, मिडिल क्लास बहुत सारा हो, ठीक है, डेवलप्ड सोसाइटी के फ्रंटियर्स के आगे बढ़ रहे हो, मतलब वो कम्युनिटी बढ़ रहा हो, एक ही तरह की पॉपुलेशन रहती हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ना हो, है ना, ये इनका मानना है। अगर ये सब नहीं है तो वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा। अब इंडिया ने क्या किया, एकदम ऑपोजिट दिखा दिया कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिया ने एकदम एक्सपेरिमेंटल तरीके से, वी आर नोन एज एक्सेप्शनल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री है, ये गैम्बल हम लोग जीत गए, ठीक है। और होता क्या है, लगभग हाफ ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन पार्टिसिपेट, मतलब 17 करोड़ जो एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से आधे पार्टिसिपेट हुए। इतने क्रिटिसिज्म हुआ, इतनी आलोचना हुई, उसके बावजूद हाफ ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट पार्टिसिपेटेड। और ये जो इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, इसने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसे देशों में भी किया जा सकता है जहां पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। वेस्ट का पूरा थ्योरी गलत हो गया, साथ ही साथ अफ्रीका के देश जो आज़ाद हो रहे थे उनमें भी कई सारे देशों ने क्या किया, डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद सब लोग इंडिया आने लगे, इंडिया के ये जाने लगे कि भाई इनके क्या ऐसा है कि इलेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, हमारी सारी थ्योरी गलत हो जा रही है। तो इंडिया का नाम भी काफ़ी ऊपर गया और डेमोक्रेसी के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स में इंडिया का नाम जुड़ गया। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, ठीक है। इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डेमोक्रेसी कुड थ्राइव इवन इन एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। कंडक्ट कब हुआ था, मैंने आपको बताया था अभी कुछ स्लाइड पहले कि अक्टूबर 1951 से 1952। फिर मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर ये इतने लंबे टाइम पे हुआ है तो हमारे पहले इलेक्शन को हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं कि 1952 1952। तो उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग हुई थी वो आपकी हुई थी जनवरी 1952 में, इसीलिए इस इलेक्शन को 1952 इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। यहां से आपका एक और सवाल बन जाएगा कि इसे 1952 इलेक्शन के नाम से क्यों जाना जाता है। अगला बात, इस पूरे इलेक्शन में हमें यह पता लगता है कि कांग्रेस ने बाकी सभी पार्टियों को एकदम निस्तनाबूद कर दिया था। क्यों, 364 सीटें कांग्रेस जीती थी आउट ऑफ 489, मतलब दे वॉन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स। कुछ ऐसी जगहें थीं जहां पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवनकोर कोचीन है, मद्रास है, ओडिशा है, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन बाद में कांग्रेस ने बाय सम मीन्स डेमोक्रेटिकली सरकार बनाई थी। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो अब स्प्लिट उसमें भी काफ़ी हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिकम द सेकेंड पार्टी और इसे कितने सीट्स मिले थे, 16 सीटें मिली थी। लेकिन ये जो डोमिनेंस है ना, 489 में 364 सीट्स है ना, यहाँ पोस्टर देख पा रहे होंगे, वोट कांग्रेस फॉर अ स्टेबल सेकुलर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी। ये जो डोमिनेंस है इसका एक यूनिक नेचर था। इसका यूनिक नेचर क्या था, इसका यूनिक नेचर है कि इट अकर्ड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए, जब कभी भी आप इसको समझना चाहेंगे ना, यहाँ पे आपका एक सवाल नया बन सकता है। मीनिंग ये है कि आमतौर पे हमेशा ये सोचा जाता है कि जब एक आंदोलन होता है, इंडिपेंडेंस होता है, देन यूजुअली वी फाइंड
that there are multiple leaders who emerge, but after the transfer of power there is often a way taken towards dictatorial regimes. जैसे चाइना में होता है तो उन्होंने अपना इस्टेब्लिश कर दिया, क्यूबा में अलग इस्टेब्लिश हो गया है ना। आमतौर पे कोई एक पार्टी अपने आप को डोमिनेट करने लगती है, वो फौजी ताकत का इस्तेमाल करके, सेंसरशिप लगा के बाकी सभी पार्टियों को तोड़ देती है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में इलेक्शंस हुए, फेयर इलेक्शंस हुए और डेमोक्रेटिकली कांग्रेस ने अपने डोमिनेंस को स्थापित किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका यूनिक क्या है? यूनिकनेस, इट अकर्ड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। एक और बात जो इसमें जुड़ती है कि एक तरह जो हम बात करें तो पहले इलेक्शन की बात होती है, लेकिन कांग्रेस का डोमिनेंस सिर्फ पहले इलेक्शन तक नहीं था। कांग्रेस ने सेकेंड और थर्ड, मतलब 57 एंड 62 दोनों इलेक्शंस को डोमिनेट किया। कैसे डोमिनेट किया देख लीजिए। इन इलेक्शंस में भी कांग्रेस को 3/4 सीटें मिली। मतलब एक तरफ मिल रहा है, ऑलरेडी खूब बड़ा आंकड़ा मिल रहा है ना, 300 पार आप जा रहे हैं। यहां पे भी आपको 3-4 सीट्स जो हैं मिल रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज को नॉट इवन, मतलब उनको सबको जोड़ लो एक साथ, उनको 1/10 सीट भी नहीं मिली। साथ में हो सकता है आपको कुछ केसेस मिले, जैसे केरला का केस है, आगे हम थोड़ा और जानेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। केरला में मान लीजिए सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस, इसके बावजूद वो किसी ना किसी तरीके से, कोएलिशन पार्टीज तो बाद में आती हैं, थ्रू वन वे और द अदर कांग्रेस वाज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन एक सवाल बनता है, अगर कांग्रेस इतना ही डोमिनेट कर रही है तो क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इस तरीके से काम कर रही थी कि उनसे बेहतर कोई था ही नहीं? यहीं पे फ्रॉम सीयूईटी पर्सपेक्टिव आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला, कांग्रेस 3 आउट ऑफ 4 सीट्स जीती जरूर, मतलब 4 में 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है, लेकिन उसे हाफ ऑफ द टोटल वोट्स भी नहीं मिले थे। यानी कांग्रेस को उस टाइम पे 50% वोट्स भी नहीं मिले थे। कितने मिले थे? 45% वोट शेयर तो सिर्फ 1952 में था और 74% सीट मिल जा रही हैं। दूसरी बड़ी बात, जैसे मान लीजिए सोशलिस्ट पार्टी है जिसे सेकंड रही इन टर्म्स ऑफ वोट, लेकिन उसे 10% वोट मिले, पर सीट कितनी मिली? ले दे के 3%। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये जो लिखा है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए ये खंबा है, ठीक है। अब एक पार्टी नंबर ए है, ये पार्टी नंबर बी है, ये पार्टी नंबर सी है ना। इन लोगों को क्या है? वोट्स मिलेंगे। अब ये वोटिंग मिल रहा है, वोटिंग हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि इनको कुछ खास शेयर मिलना चाहिए, है ना। मान लीजिए अगर आप बोलें कि वही पार्टी जीतनी चाहिए जिसको 50% सीट्स मिले, है ना, वो बात यहाँ नहीं हो रही है। मान लीजिए आप लोग 12th का पेपर दोगे, ठीक है, तो मेरे टाइम पर होता था कि 33% या 40% लाना होता था, तो वो खास किस्म का कोटा होता है कि इतना नहीं लाओगे तो तुम्हारा पास तुम्हें नहीं माना जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए इनको मिलता है 30, इनको मिलता है 25, इनको मिलता है 24, बाकी पार्टीज को भी मान लीजिए 29 किसी को मिल जाता है, मान लीजिए किसी को 10 ही मिल जाता है। तो भले इनको 30 मिला हो और किसी एक पार्टी को 29 मिला हो, विक्ट्री किसकी होगी? जिसको 30 मिला है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये फीचर होता है। इसीलिए कई सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस का जो ये विक्ट्री है ना, ये विक्ट्री सिर्फ कांग्रेस के अपने पसंदीदा होने, लोगों की नज़र में अच्छे होने का रिजल्ट से नहीं है। इसके पीछे इलेक्टोरल सिस्टम का भी इतना ही बड़ा हाथ था, इलेक्टोरल सिस्टम का, ठीक है। अब देखिए डोमिनेंस जो है उसमें एक और बात आपको पता होनी चाहिए, कई सारे स्टेट्स में कांग्रेस का डोमिनेंस नहीं दिखता। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन की तरह हम देखें तो केरला में एक कम्युनिस्ट सरकार बनी थी जिसे बाद में हटा दिया गया था थ्रू यूज ऑफ आर्टिकल नंबर 356। लेकिन यहाँ हमें क्या पता लगता है, देखिए अगर आप पहले इलेक्शन को देखें तो 489 सीट्स टोटल हैं, उसमें कांग्रेस देखिए कितनी ऊपर है ना। उसी तरह सेकंड इलेक्शंस में भी कांग्रेस बहुत ऊपर है, थर्ड में भी कांग्रेस बहुत ऊपर है, मतलब 300 पार का डोमिनेंस इसका चल रहा है। हर जगह आपको कांग्रेस की ही सरकारें नजर आएंगी। तो ये कहलाता है जिसे हम डोमिनेंस का टाइम बोलते हैं। अब इस डोमिनेंस का नेचर क्या था, है ना। मान लीजिए अब सवाल उठता है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो देखिए यहां पर आपको दो बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, दैट इट वाज अ डेमोक्रेटिक डोमिनेंस, जो मैंने आपसे अभी शेयर किया। मीनिंग क्या है? इट वॉज बेस्ड ऑन विनिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये नहीं कि फौजी ताकत, मिलिट्री का या कानून का गलत इस्तेमाल करके डोमिनेंस नहीं हो रहा है। इलेक्शंस में चुनाव जीत के, और वो भी हेर फेर से नहीं, बाकायदा फेयर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस में चुनाव जीत के इस डोमिनेंस को एस्टैब्लिश किया गया। ये पहला चीज है, इसका यूनिक एस्पेक्ट क्या है? इट वॉज अ डेमोक्रेटिक डोमिनेंस। दूसरी बात जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो क्या है? व्हाट वर द फैक्टर्स लीडिंग टू कांग्रेस डोमिनेंस, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस इस्टैब्लिश हो पाया या
कांग्रेस को यह मौका मिल पाया कि वो अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करे। सबसे पहला फैक्टर, इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इसका मीनिंग यह है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में भले ही बहुत सारी पार्टीज रही हो, बट जब आजाद हम होते हैं और आजादी के दौरान भी वो एक पार्टी जिसके इर्द गिर्द सारे लोग आके जुड़ने लगे, वो एक पार्टी जो कायदे से ये बोल सकती थी कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट वाज द कांग्रेस पार्टी। एंड व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो ये हिस्टोरिकल लेगेसी कांग्रेस के साथ रही है ना। इसी को हम बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, उसे नेशनल मूवमेंट के इनहेरिटर की तरह देखा गया, आज भी देखा जाता है। ये पहला रीजन था। दूसरा क्या था, क्योंकि कांग्रेस बहुत पहले बन गई थी, मतलब 1885 से बन चुकी है, तो चूंकि ये बहुत पहले बन चुकी थी, इसलिए एक और फैक्टर ऐड करना जरूरी है। वो फैक्टर क्या है कि कांग्रेस के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था। मतलब अगर हम आज के समय के यूपी की बात करें, आज के समय के बिहार की बात करें, आज के समय के तमिलनाडु की बात करें और 1947 सोचें, आज आपको बहुत सारी पार्टी के हेडक्वार्टर्स, उनके दफ्तर वहां नजर आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे किस पार्टी का रहा होगा? उस टाइम पे कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका नेशनल लेवल पर और इन प्रोविंशियल लेवल्स पर एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद था। तीसरा, अभी पार्टीज तो बनना शुरू हुई हैं, जन्म ली हैं, अब नेता खोजेंगी। कांग्रेस के पास एक ऐसे नेता थे जिन्हें पूरे भारत के लोग पसंद करते थे। एज यू ऑल नो, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ रीजन क्या था, कांग्रेस का एक इंक्लूसिव अप्रोच था। इसका मीनिंग क्या है, कांग्रेस एकोमोडेटिंग थी। मतलब मान लीजिए कोई दूसरा थोड़ा अलग राय रखता है, कोई थोड़ा सोशलिस्ट टर्न का इंसान है, कोई थोड़ा सा राइट विंग वाला ख्याल रखता है। कांग्रेस इतनी ज़्यादा लचीली पार्टी थी कि वो सभी लोगों को अपने साथ लेके आती थी, और जितने जितने मूवमेंट्स आगे बढ़े उतने ही कांग्रेस में लोग जुड़ते गए। ईच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एडिशन टू द कांग्रेस पार्टी। और पांचवा क्या है, अर्ली स्टार्ट। बाकी पार्टीज तो बाद में आई। ये सच बात है कि इलेक्शन के टाइम से पहले ही, मतलब कि हमारे यहाँ पे आमतौर पे लोग बोलते हैं कि मेजर ऑपोजिशन पार्टीज बाद में आई होंगी। नहीं, हमारे पास इंडिपेंडेंस से पहले भी पार्टीज आ चुकी थी, ये सच बात है। हाउएवर, उन पार्टीज का लेट स्टार्ट हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ, अर्ली स्टार्ट हुआ। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। वो पहला ब्लॉक था कांग्रेस, उसे पहला एडवांटेज मिला। इसलिए कहते हैं कि ये मेजर 5 रीजन है जिसकी वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस बनने में एक मदद मिल सकी। सो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, इट वाज अ डेमोक्रेटिक डोमिनेंस एंड फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किए कि कांग्रेस का डोमिनेंस अच्छे से स्टैब्लिश हो पाए। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि कांग्रेस का नेचर कैसा था। कांग्रेस दरअसल सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस एक खास किस्म का कोएलिशन था। ठीक है, किस तरह कोएलिशन की बात हम कर रहे हैं? आपने रेनबो देखा है ना, है ना? जब आप रेनबो देखते हैं तो आप रेनबो में देख पाते होंगे अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना? नाउ दोस कलर्स आर क्लियरली विजिबल। मतलब आपको दिखता है कि यहाँ पे फलाना वायलेट है ना, यहाँ पे इंडिगो है, वो दिखता है। लेकिन आप ये भी देख पाते हैं कि वो एक साथ मिलकर ही रेनबो बनता है। तो कांग्रेस की शुरुआत तो आप जानते हैं 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 72 लोग थे, कोई सोशल रिफॉर्मर था, कोई लॉयर थे, सब लोग मिले। लेकिन समय के साथ कांग्रेस बदली। इनिशियली कांग्रेस क्या थी, बड़ी एक एलीट ग्रुप थी, है ना? मतलब क्या है कि ये खास किस्म के पढ़े लिखे अभिजन लोग हैं, ये सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ये सरकार को बोलेंगे कि ये पॉलिसी ऐसे होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये लोग पेटिशन लिखेंगे, है ना? ये सब काम ये लोग करते थे। इनिशियली एलीट पार्टी थी। लेकिन जब कांग्रेस धीरे 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 देखने लगती है कि अगर हमें वाकई कोई बड़ा काम करना है, इम्पैक्टफुल काम करना है, तो हमें तो बेस बढ़ाना पड़ेगा। वी नीड मोर पीपल विद अस। इसीलिए हर एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, मतलब आप चले जाइए, गांधी जी आ चुके हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके अलावा और भी छोटे छोटे मूवमेंट्स, जितने मूवमेंट्स कांग्रेस करती गई उतनी ही वो और ज़्यादा ब्रॉड होती गई। और कई सारे ग्रुप, है ना, डाइवर्स ग्रुप, जैसे मान लीजिए पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शहरी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वर्कर्स हैं, मतलब कि मजदूर हैं, या मान लीजिए एम्प्लॉयर्स हैं, यानी वो लोग जो नौकरी पर रखते हैं, ये सब लोग किससे आगे जुड़ गए? कांग्रेस से आगे जुड़ गए। मतलब क्या हुआ, ये हमारे रेनबो की अलग अलग रंग हैं, लेकिन ये मिलके क्या बन रहे हैं? कांग्रेस बन रहे हैं। और जैसे जैसे इतने सारे लोग जुड़ते गए, इंडिपेंडेंस आते आते कांग्रेस कैसी बन गई थी? एक रेनबो लाइक कोएलिशन बनकर उभर चुकी थी। इसलिए आप देखिएगा इस फोटो में हमें दिखता है नेहरू जी हैं, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बट वी ऑल्सो फाइंड पीपल लाइक बी आर अम्बेडकर हेयर।
हमें दिख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग तो कांग्रेस में नहीं थे। अब अगर ये कांग्रेस में नहीं थे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं फर्स्ट गवर्नमेंट की कैबिनेट में? वाई? बिकॉज कांग्रेस वॉज एक्टिंग लाइक अ रेनबो टाइप कोएलिशन, है ना, एक इंद्रधनुषी गठबंधन की तरह कांग्रेस काम करती थी। इसीलिए आपको समझ में आता है कि नेचर भी कांग्रेस का अलग था, जिसकी वजह से उसका डोमिनेंस पॉसिबल हो पाया। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि इस कांग्रेस के डोमिनेंस को समझने में एक और वर्ड को समझना जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं फैक्शंस, है ना। फैक्शन का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल। कभी इसको आप समझना चाहे तो एक शब्द चलता है गुट, ठीक है, एक खास किस्म का गुट होना। बट फंडामेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप विद इन अ पार्टी, मतलब किसी एक पार्टी में ग्रुप बन जाए। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर हम अभी देखें तो आपको दिखता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई सारे गुट हैं, कांग्रेस में भी कई सारे गुट हैं, समाजवादी पार्टी में कई सारे गुट हैं, आम आदमी पार्टी में भी आपको गुट नजर आएंगे। सो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ फैक्शंस। अब ये फैक्शन क्या है? आम तौर पर कांग्रेस से लोग क्यों गुटबाजी करते होंगे? एक होगा उनकी आइडियोलॉजी अलग होती होगी। जैसे हो सकता है कुछ लोग सोशलिज्म में विश्वास रखते हों, हो सकता है कुछ लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास रखते हों, हो सकता है कुछ लोग मानते हो कि नहीं नहीं सोशलिज्म बेकार है, सरकारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सब प्राइवेट ही होना चाहिए, तो वो मार्केट इकोनॉमी में विश्वास रखते हों। तो जैसे जैसे आपका विचार होता है ना, जैसे जैसे आपका ये थॉट होता है आपका एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन होता है, वैसे वैसे आप गुट बना लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है किसी ने कांग्रेस ज्वाइन किया हो अपने आप को ऊपर आने के लिए, कोई बड़ा इंसान बनना चाहता हो, कोई बड़े पद पर जाना चाहता हो, तो एक होता है आपका एम्बिशन। इन दो के बेसिस पे कांग्रेस में क्या हुआ, जब कांग्रेस रेनबो टाइप बन गई, कोएलिशन टाइप बन गई, तो उसमें इन दो के बेसिस पे फैक्शंस बनने लगे। अब ये फैक्शंस क्या करते थे? ये पार्टी के अंदर ही आपस में लड़ते थे। अब वो लड़ाई को नेगेटिव मत समझना। जैसे मान लीजिए सोशलिस्ट लड़ रहा है मार्केट वाले से, एक एम्बिशन वाला पर्सन लड़ रहा है दूसरे एम्बिशन वाले पर्सन से, तो विद इन द पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये फैक्शंस क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होता था? अब जरा सोचो, आज के टाइम पे अगर कोई सोशलिस्ट हो और कोई मार्केट वाला इंसान हो, इनमें पटेगी ही नहीं, इनमें दोस्ती ही नहीं होगी। कांग्रेस क्या करती थी? इस तरह का अपना अपना चरित्र रखती थी, ऐसा कैरेक्टर था कांग्रेस का, इतनी वो डायनामिक थी, फ्लो के स्टेट में थी कि कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस रखने वाले लोग भी एक साथ कांग्रेस का पार्ट बन जाते थे। अब इस सब में पहले ही जान चुके हो कि आपको पहले से पता है कि बाकी पार्टी को तो सीट्स भी नहीं मिल रही हैं, तो वो तो बाहर है ऑलरेडी पावर से। वो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज क्या करती थी? इन फैक्शंस के माध्यम से कांग्रेस में अपना प्रेशर डालती थी कि आप किसी एक पॉलिसी पे ये डिसीजन ले लीजिए, हम ये कराना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस क्या बन गई? एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बन गई। और इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीज हो रही है। अब जरा सोचिए, मान लीजिए ये कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, अब इस पार्टी में फैक्शन नंबर ए है, फैक्शन नंबर बी है, सी है, डी है ना, हैं सब कांग्रेस के अंदर। लड़ाई कांग्रेस में ही हो रही है, डिबेट कांग्रेस में ही हो रहा है ना, टसल कांग्रेस में ही हो रहा है। इसमें चीजें हमें क्या समझ में आती है कि कांग्रेस 1952 से लेके 62 के बीच में, यानी वो टाइम पीरियड जिसे हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं, उसके बीच में कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी और कांग्रेस ही ऑपोजिशन भी थी। मतलब कांग्रेस ही रूल कर रही है, कांग्रेस ही सरकार है, और कांग्रेस में ही फैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है, वही अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस रख रहे हैं, दूसरा मत रख रहे हैं, तो कांग्रेस ही क्या बन जा रही है? ऑपोजिशन भी बन जा रही है। इसी सिस्टम को, इसी प्रणाली को रजनी कोठारी, है ना, इनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, रजनी कोठारी, इसी प्रणाली को रजनी कोठारी ने कहा था द कांग्रेस सिस्टम। यानी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाज एक्चुअली द एरा ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। और इसे किसने नोट किया था, किसने क्वाइन किया था? इसे क्वाइन किया था रजनी कोठारी ने। उनकी किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया। और रजनी कोठारी को इंडिया का मॉडर्न टाइम में, आज के युग में, खासतौर पे आज़ादी के बाद फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। और आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं इनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे मौका मिला था उसका पार्ट बनने का। अब आते हैं अगले भाग पे। अब इसी बारे में, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में, आपको कुछ और बातें जान लीजिए। पहली बात क्या है? ऑपोजिशन पार्टीज का इमर्जेंस कैसे हुआ। देखिए, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टीज नहीं थी, ऑपोजिशन पार्टीज थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज जो है वो 1950s के टाइम में आगे आना शुरू होती हैं।
दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इन्हें इलेक्टोरली बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलते थे। मतलब आप देख रहे हैं ना, सोशलिस्ट पार्टी को कितनी सीट मिली, 3% सीट भी नहीं मिलती थी। कम्युनिस्ट पार्टी नंबर 2 पे थी, लेकिन 52 के इलेक्शन में सीट कितना मिला, 16 सीट्स मिला। तो लिमिटेड इलेक्टोरल सक्सेस आपको पता लगता है, बट वो करते क्या थे, वो कांग्रेस को चेक में हमेशा रखते थे, बैलेंस को मेंटेन रखते थे। बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जैसे अंबेडकर हैं, है ना, हमारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्हें बाकायदा इंटरिम गवर्नमेंट का भाग बनने का सुझाव भी आया था और वो कैबिनेट रैंक के मंत्री भी बने थे। जयप्रकाश नारायण को भी कहा गया था, है ना, जेपी को भी कहा गया था कि आप भी भाग बन जाइए। सो कैबिनेट में जगह देने की बात हमेशा इसमें की जाती थी। ऑपोजिशन ने किया क्या, ऑपोजिशन ने कई सारे ऑल्टरनेटिव्स दिए जिससे डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में मदद मिली। तो ऑपोजिशन पार्टीज धीरे 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 आ रही थी, एमर्ज हो रही थी, लेकिन कांग्रेस डोमिनेंस के टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज मेजरली कांग्रेस के अंडर ही थी। मेन बात क्या है, इस कैबिनेट को जब आप देखते हैं तो इसमें कई सारे नाम हैं, है ना, उनमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट जैसे हमारे पास ये हैं, हमारे पास मुखर्जी जी हैं, ठीक है। इवन मैं कहूँगा सी राजगोपालाचारी भी आगे जाके अपना एक अलग थॉट रखने लग गए थे। हमारे पास ये व्यक्ति हैं, ये भी थोड़ा अलग थॉट रखने लग गए थे। तो हमें दिखता है कि कई सारे हमें ऐसे लीडर्स नजर आते हैं। मेन रोल क्या किया इन्होंने, इन्होंने सबसे पहला कांग्रेस की पॉलिसीज का एक क्रिटिसिज्म हमेशा दिखाना शुरू किया ऑपोजिशन पार्टीज ने कि आपकी ये पॉलिसी गड़बड़ है, इसे ठीक कीजिए। कांग्रेस एंटी डेमोक्रेसी ना बन जाए ये सुनिश्चित किया, फैक्शंस के साथ ऑपोजिशन पार्टीज का अच्छा संबंध था। और तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस के टाइम पे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के टाइम पे, ये जो ऑपोजिशन के लीडर्स और पार्टीज निकले, इन लोगों ने फ्यूचर के लीडर्स को पैदा किया, है ना। जैसे जेपी के मूवमेंट यहीं से निकल जाता है और फिर आपके पास नई पार्टीज आती हैं जो आज के टाइम पे लीडर आप जानते हैं ना, वो सब इसी दौर के बाद के लीडर्स हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ पार्टीज को देखें तो एक हमें दिखता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में क्या बन जाती है, सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है, ठीक है। अच्युत पटवर्धन हो गए, अशोक मेहता हो गए, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये सारे नाम सोशलिस्ट पार्टी और उससे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये 1934 में कहाँ बने थे, विद इन कांग्रेस ही बने थे, यानी उसके बाहर की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया गया। इनका मेन आइडिया क्या था कि रेडिकल पॉलिसीज हो, इगैलिटेरियन पॉलिसीज हो, मतलब कि समता मूलक, समानता की बातें ज्यादा हों, इक्वालिटी आनी चाहिए, है ना, सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलने चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, इस तरह की बातें हुई। समय के साथ क्या होता है, 1948 में सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है, मतलब पहले कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी, बाद में सेपरेट होगी। नाउ कम्स द क्वेश्चन, 1948 में ऐसा क्यों हुआ, सिंपल रीजन, क्योंकि उसी टाइम पे कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा होता था कि कोई इंसान कांग्रेस का मेंबर होते हुए भी किसी दूसरी पार्टी का मेंबर भी हो सकता है। लेकिन 1947 बीत चुका है, आज़ाद हम हो गए हैं, अब तो भाई देश आज़ाद है, अब तो आपके पास एक ऑपोजिशन में, कांग्रेस के ऑपोजिशन में अब आपके सामने कोई सत्ता नहीं है ना, जो कॉलोनियल स्टेट था। अब तो आपस में ही हमें बहस करनी है, आपस में ही लड़ना है। तो कांग्रेस ने क्या किया, अपने इस डुअल पार्टी मेंबरशिप के प्रोविजन को खत्म कर दिया और 1948 में हमारे पास क्या आता है, चूंकि ये खत्म हुआ तो एक सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बनती है। इनका मानना था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बेसिकली फंडामेंटली क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डेमोक्रेसी भी जरूरी है, सोशलिज्म भी जरूरी है। तो एक तरफ ये कांग्रेस से अलग थे क्योंकि कांग्रेस इनकी नजर में कैपिटलिस्ट थी, इनकी नजर में, है ना, हालांकि चीजें बदल गई। और ये कम्युनिस्टों से भी अलग थे क्योंकि कम्युनिस्ट किस में मानते हैं, कम्युनिज्म में, कि सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, क्लासलेस होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनका मानना था डेमोक्रेसी भी अच्छी है, पर डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशलिज्म के वैल्यूज को भी जोड़ना चाहिए। हालांकि एक प्रॉब्लम आई, जब कांग्रेस लैंड रिफॉर्म करने लग गई, प्रिवी पर्सेस को खत्म कर दी, जब कांग्रेस ने बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को चलाना शुरू कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में इस पार्टी को समझ नहीं आया कि हम कैसे अपने आप को रेलेवेंट रखें। प्रोमिनेंट लीडर्स अभी मैंने आपको बताया। बाद में क्या होता है कि ये पार्टी भी धीरे धीरे टूट जाती है। कैसे टूटती है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी एक पार्टी बन गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक और पार्टी बन गई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक और पार्टी बन गई। यहां से आपका एक और सवाल बनेगा कि सोशलिस्ट पार्टी में स्प्लिट होने पर कौन कौन सी पार्टियां बनी थी। तो आपको क्या आंसर आना चाहिए, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। साथ में क्या होता है कि इस पार्टी को स्ट्रगल भी काफी करना पड़ा, मतलब कांग्रेस जब खुद ही सोशलिस्ट मेजर्स अपनाने लगी तो अलग से एक पार्टी की जरूरत क्या है, तो इलेक्टोरली काफी डिफीटेड का सामना करना पड़ा। हाउएवर दे वर एबल टू प्रोवाइड अ वेरी गुड एंड वेरी वेहमेंट एंड स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल क्रिटिक, विचार के स्तर पर ये बहुत अच्छी आलोचना कर रहे थे। देन
आज के समय पे जो हमारी पार्टीज है ना, जैसे कि समाजवादी पार्टी है ना, अखिलेश यादव, पहले मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, ये जो पार्टीज आपको दिखती है ना, या फिर मान लीजिए जनता दल यूनाइटेड है ना, ये जितनी पार्टीज हैं जो अभी आप सुनते होंगे ना, जनता दल सेकुलर यूनाइटेड, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी आप जानते होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, तो आपको दिखता है कि इन सब का ओरिजिन कहाँ है, सोशलिस्ट पार्टी में ही इनका ओरिजिन है। तो यहाँ से आपका एक और सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय जनसंघ, ऑपोजिशन पार्टी में एक और बहुत बड़ा नाम। भारतीय जनसंघ का भी आप कहाँ खोजेंगे, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो एक आरएसएस से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा के सदस्य रहे हैं, तो उन्होंने इसको बनाया था। और इसका मेन आइडिया क्या था कि एक देश, एक कल्चर, एक नेशन, मतलब भारत एक है, उसमें एक ही तरह कल्चर होना चाहिए, है ना, उसमें एक ही तरह की राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, और हम एक ही देश होने चाहिए। ये आइडिया, अब एक देश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका आइडिया अखंड भारत का। देखिए अखंड भारत क्या, अखंड भारत का मतलब हुआ एज पर दी जनसंघ आइडिया कि इंडिया और पाकिस्तान का यूनिफिकेशन। आप सब जानते हैं कि इंडिया का पार्टीशन एक आर्टिफिशियल पार्टीशन है, ठीक है, उसे अंग्रेजों ने किया था। तो जनसंघ का ये मानना था कि अब हमें फिर से यूनिफाई हो जाना चाहिए, और हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। अब इसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा है, वो किसी और क्लास का विषय है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा भी होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए। मतलब हिंदी मस्ट बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द नेशनल लैंग्वेज। और इनको एक और चीज़ से दिक्कत थी, इनका मानना था कि जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, जैसे मान लीजिए सिख समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, जैन हैं ना, ये सब जो लोग हैं जो रिलीजियस और कल्चरली माइनॉरिटी कहलाते हैं, उन्हें स्पेशल चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उनको भी आप एक ही तरह, एक कंट्री का तो एक ही तरह के सिटीजन की तरह देखें। और चूंकि चाइना न्यूक्लियर वेपन बन चुका था ना, उसके पास आ गया था, न्यूक्लियर वेपन से लैस स्टेट बन चुका था, चाइना में हो गया था, तो उन्होंने कहा कि हमें भी इसको करने की ज़रूरत है, तो इंडिया को भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। 1950s के दौर की बात करें तो इस पार्टी के पास बहुत सीटें नहीं थी। 1950s में आए तो आप देखिए 1952 में सिर्फ 3 सीटें हैं और 1957 में सिर्फ 4 सीटें हैं। प्रोमिनेंट लीडर्स में भी आप जाएंगे तो अर्बन बेस में ज़्यादातर शहर के लोग इस पार्टी को मानते थे, और की लीडर्स में कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, बलराज मधलोक हैं। धीरे धीरे इसमें भी स्प्लिट आता है, ये भी अपने आप विखंडित हो जाती है। और आज के समय की एक बहुत ही पावरफुल पार्टी, जिसकी अभी सरकार भी है एज अ कोएलिशन, भारतीय जनता पार्टी में इसका क्या होता है, एवोल्यूशन हो जाता है। याद रखिएगा जो नाम मैं कह रहा हूं ना, इस पे भी सवाल आता है कि ये व्यक्ति किस पार्टी से जुड़े हुए थे, इसमें सवाल आ रखा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जड़ें खोजना है तो देखिए इनका सबसे पहला इंस्पिरेशन था जो रशिया में रेवोल्यूशन होता, रशियन रेवोल्यूशन, ये जो हुआ तो ये भी एमर्ज हुए 1920s में, ठीक है। इनका मानना था कि अगर देश को सही करना है, देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसका एक ही तरीका है सोशलिज्म। जिस तरह रशिया में समाजवाद आया है वैसा ही समाजवाद आप इंडिया में लेके आ जाइए। और इनिशियली कमाल की बात है, ये लोग भी क्या थे, कांग्रेस में ही ऑपरेट करते थे, मतलब 1935 ऑनवर्ड ये भी कांग्रेस में ही ऑपरेट करते थे। बट द स्प्लिट हैपेंड इन 1941। 1941 में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्यों हो जाता है, 41 में ऐसा क्या हो रहा है, तो दुनिया में एक और वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब इंडियंस हैं, गांधी जी ऑलरेडी नारा दे देंगे 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, है ना। तो एक तरफ इंडियंस कह रहे थे कि हम लोग ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करेंगे, कम्युनिस्ट का मानना था कि नहीं, अगर ब्रिटिश नाजी से लड़ रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सोवियत रशिया कर रहा था सपोर्ट। इसी पे हो जाता है स्प्लिट, और फिर कांग्रेस के अंदर से ये लोग बाहर निकल जाते हैं। जब आज़ादी होती है तो ये कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर आज़ादी है ही नहीं, ये तो वो वाला आर्ग्यूमेंट हो गया कि अंग्रेज गए तो इनको छोड़ गए। तो इनका मानना था कि नहीं, असली इंडिपेंडेंस अभी नहीं आया है। इन्होंने कई सारे अपराइजिंग्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तेलंगाना में मूवमेंट हो रहा था उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पीजेंट रिवॉल्ट हो रहा था उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट काम करने लग गए। माहौल तो ऐसा था क्योंकि 1920 से अर्ली स्टार्ट में ये भी रहे हैं कि 16 सीट्स ये लोग जीते थे पहले इलेक्शन में। जो नोटेबल लीडर्स रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं हमारे पास, ए के गोपालन हैं, ऐसे डांगे हैं, EMN नंबूदिरीपाद हैं जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर भी बने एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की, PC जोशी हैं, अजय घोष हैं, P सुंदरैया हैं, है ना। लेकिन 1964 में एक और चीज़ आती है, यहाँ पे आपका एक और सवाल बनेगा, क्या आता है, एक हिस्ट्री में एक इवेंट रहा है जब सोवियत रशिया, एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट, और चाइना जो अपने आप को सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मानता है,
इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ना बॉर्डर का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो कुछ लोग सोवियत रशिया के फेवर में चले गए, कुछ लोग कहाँ चले गए, चाइना के फेवर में। ऐसा हुआ तो हमारे पास इस पार्टी में फिर रिफ्ट आ गया। पार्टी में रिफ्ट क्या आया, एक हो गई सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक क्या बन गई, सीपीआई एम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, है ना, एम से आपका पूरा मार्क्सवादी विमर्श इसमें बदल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक इसमें केस आता है जिसको हम लोग जानते हैं। केस क्या है कि 1957 एक एक्सेप्शनल टाइम था, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप चेहरा देख रहे हैं यहाँ पे, ये दुनिया की मैं कहूँगा पहली ऐसी सरकार है जो एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो इलेक्शंस के दम पे बनी। केरला में क्या हुआ, सीपीआई लेड कोएलिशन को 126 में से 60 सीटें मिली। ईएमएस नंबूदिरीपाद पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जो दुनिया में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू एक कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने में सफल हुए थे। इसके अगेंस्ट में क्या होता है, कांग्रेस एक लिबरेशन स्ट्रगल लॉन्च करती है और फिर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहां पे हटा दिया जाता है केरला में से, जिसे हम राष्ट्रपति का शासन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक ये केस है, ध्यान रखिएगा, 1959 का एक आप सवाल यहाँ पे बन सकता है। तो इस तरह की कुछ कुछ जानकारियां हमारे पास है जो पता लगता है कि सवाल आ जाते हैं। अब कांग्रेस का डोमिनेंस तो रहा, अच्छी बात है, लेकिन इस डोमिनेंस का डिक्लाइन भी हुआ है ना, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वक्त के साथ डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन कब होना शुरू होता है, देखिए 1952 से लेकर 1962 तक तो डोमिनेंस ही चल रहा है ना। आप कहें तो इसको 47 से हम लोग गिन सकते हैं, डोमिनेंस है। 1960s आते आते समय जब आगे बढ़ता है तो 1960s आते आते कांग्रेस का डोमिनेंस धीरे 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 क्या होता है, गिरने लगता है। कैसे गिरने लगता है, देखिए सबसे पहला जो अलग अलग ऐसे डाइवर्स नेचर था ना, कोएलिशन टाइप नेचर था कांग्रेस का, इंद्रधनुषी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं, है ना, आपको नजर आ रहा है, जेपी को भी बुलाया जा रहा है, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी बुलाया जा रहा है। इतना सारा जो डाइवर्स नेचर था कांग्रेस का, अब कांग्रेस अपनी उस डाइवर्सिटी को खोने लग जाती है। कांग्रेस पहले ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन लीडर्स को बड़ा रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ गया तो आपस में एक थोड़ा सा ना टिस टिस हो जाना, एक हेटफुल अंडरस्टैंडिंग बन जाना कि नो दे डोंट लाइक अस, वी डोंट लाइक देम, इस तरह का एटीट्यूड बन गया। और धीरे धीरे ये जो ग्रोइंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिमांड्स थे, डिफरेंट विजन्स थे, धीरे धीरे हट गए। जो एक रेनबो टाइप कोएलिशन था, डिफरेंट इंटरेस्ट को कांग्रेस केटर कर रही थी, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग जहां कांग्रेस पार्टी का भाग बन रहे थे, अब नजर आने लगा कि नहीं, धीरे धीरे अब एक रिफ्ट आना शुरू हो गया है। इंटरनल स्प्लिट ने फर्दर कांग्रेस को कमजोर कर दिया। फैक्शंस पहले कॉम्पीट करते थे, अब फैक्शंस लड़ने लग गए। हर फैक्शन चाह रहा था कि वो नेताजी का चहेता बन जाए, जिससे क्या हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज का बढ़ना शुरू हुआ। और जब हमें दिखता है कि 1967 आते आते जब हमें नजर आता है कि कांग्रेस धीरे धीरे चुनाव हारने लग रही है, स्टेट्स में हार रही है, और जब दूसरी पार्टीज की सरकारें बनने लग गई, तब बोला गया कि अब टाइम कौन सा आ गया है, वी आर नाउ एंटरिंग द फेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। दूसरी बात, माना कि डिक्लाइन हो गया है, तो भी हमें पता होना चाहिए कि कांग्रेस का इसमें क्या देश को दिया है कांग्रेस ने, इसका लेगेसी क्या है। सबसे पहला, जब एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस रहा, उसी टाइम की हम बात करेंगे तो इंडिया में किसकी नींव पड़ी, डेमोक्रेसी की। यानी एक तरफ कांग्रेस डोमिनेट कर रही है तो उसी समय कांग्रेस देश में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रही है। दैट्स द फर्स्ट आइडिया। द सेकंड इज that the party was able to hold the nation together in a very disturbing circumstance. अगर कांग्रेस का रेनबो टाइप नेचर नहीं होता तो इतना डाइवर्स नेशन को संभालना बड़ा मुश्किल रहता। तो ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बात कि जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए उसकी नींव उसी टाइम पे पड़ी। यानी आज इन इंस्टीट्यूशंस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वेदर इट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वेदर इट इज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द जुडिशरी, वेदर इट इज द लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस, इन सब की नींव पड़ना कब शुरू होगी, इसी टाइम पे हो गई है। बट इस डोमिनेंस के फेज को बाद में बदल दिया गया जब हम मल्टी पार्टी के फेज में आ गए। देन आपकी जो रेफरेंस बुक्स होंगी या हमारे पास जो किताबें हैं उनमें कुछ नेताओं के नाम हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत कमाल के इंसान थे। इन्होंने बोला था, एक बहुत कमाल का स्पीच है कि सैल्वेशन अगर आप पॉलिटिक्स में खोजने लग गए, इफ यू आर लुकिंग फॉर सैल्वेशन इन पॉलिटिक्स यू आर गोइंग टू सस्पेंड योर लिबर्टीज। तो पॉलिटिक्स में सैल्वेशन मत खोजो, धर्म को आप राजनीति में न घुसाएं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कई सारी पार्टी से जुड़े हुए थे जो इन्होंने खुद बनाई थी, जैसे कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, देन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो जब कभी इन पार्टीज का नाम आएगा आपको किसको नाम पे क्लिक कर देना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पहले एजुकेशनल मिनिस्टर भी रहे और ही वॉज मेजरली सेल्फ टॉट फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के लीडर थे। राजकुमारी अमृत कौर अगेन गांधीयन थी, फ्रीडम फाइटर थी, बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया, फर्स्ट कैबिनेट में मंत्री भी रहीं। आचार्य नारायण देव ये भी फ्रीडम फाइटर थे, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे। सेवरल टाइम्स फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बाद में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी को लीड किया और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सर किसका नाम जुड़ा हुआ है, आचार्य नरेंद्र देव का। इसके बाद हमारे पास है रफ़ी अहमद किदवई, अगेन और कांग्रेस लीडर, कांग्रेस में रहे, बहुत समय तक काम किए, एग्रीकल्चर वगैरह इस पे इनका अच्छा काम था। ए.के. गोपालन कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, इनको आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ए.के. गोपालन केस बड़ा फेमस केस है, तो इनको जेल भी डाला गया था, ठीक है। तो इनिशियली ये भी जुड़े थे, है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप देखें तो इनिशियली ये कांग्रेस वर्कर की थे, लेकिन बाद में ये कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिए और फिर ये CPIM में चले गए और वहाँ पे काम करने लग गए। दीनदयाल उपाध्याय ये फुल टाइम RSS वर्कर थे, भारतीय जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। इन्होंने कई सारा काम किया, इनकी किताबें भी बड़ी फेमस हैं और भारतीय जनसंघ को ये धीरे से अपने आगे बनाते हुए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ाए। दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा इज्जत से इनका नाम लिया जाता है। देन वी हैव श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अगेन ही वाज हिंदू महासभा लीडर एज वेल एंड फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ, जो बाद में बीजेपी में इवॉल्व होती है। ये नेहरू के कैबिनेट में एक मंत्री भी थे। सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब आपके सवाल कई तरीके से आ सकते हैं। दे माइट आस्क यू क्वेश्चन ऑन द नेचर ऑफ द डोमिनेंस। क्यों डोमिनेंस एरा कहा जाता है, बिकॉज कांग्रेस वॉन द इलेक्शंस। किस पार्टी की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। ऑपोजिशन का रोल क्या था, फैक्शंस का क्या था, लीडर्स कौन से इंपॉर्टेंट थे, डोमिनेंस का नेचर कैसा था, कांग्रेस का कैसा नेचर था, है ना, कौन कौन से इलेक्शंस में कितनी सीट्स मिली वगैरह वगैरह। तो आपके कई तरह के सवाल आ सकते हैं, प्रैक्टिस हम लोग इस पर और करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।